हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आए और रिवीजन भी इजी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी से, जो इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आज जो हमारी सबसे पहली जो फर्स्ट जो लेक्चर है वो यूपीएससी के रिगार्डिंग है। यूपीएससी के जितने भी आर्टिकल्स है उसको डिटेल में कवर करेंगे, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और यूपीएससी का फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कवर करेंगे। तो ये इस तरीके से जो है पूरी सीरीज हमारी चलेगी, जिसमें हम नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के बारे में, सीवीसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आती ही यहाँ से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूपीएससी के बारे में। जो यूपीएससी है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। It is a Indian central recruiting agency for conducting examination and selecting candidates for all India services and central services। जो जो यूपीएससी है वो क्या है? एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। वो क्या करती है? हम जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। कौन कौन से एग्जाम? जो ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, और दूसरा क्या हमारा आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, और तीसरा क्या है हमारा आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये जो तीन है, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज में तीन ही सर्विसेज आती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो ये तीनों जो है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है, और सेंट्रल में हमारी अदर आती है, जैसे इंडियन फॉरेन जो सर्विसेज है वो आती है। तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन होती है फॉरेस्ट और फॉरेन में। फॉरेन सर्विसेज हमारी सेंट्रल में सबसे टॉप में आती है, और जो फॉरेस्ट सर्विसेज हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। तो ये जो एग्जाम, जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कौन कराती है? यूपीएससी आप एग्जाम देते होंगे, तो वो कौन कंडक्ट कराती है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम, और सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम भी, जैसे सीएपीएफ के एग्जाम कंडक्ट करता है, एनडीए के एग्जाम, तो वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो आपको समझ आ गया कि यूपीएससी क्या है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, संवैधानिक प्रावधान। जो यूपीएससी है वो किस आर्टिकल में मेंशन, हमारे पार्ट की बात करें तो पार्ट हमारा 14 जो है उसमें जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया है, और ये रिलेटेड है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड पब्लिक, और यूनियन एंड द स्टेट, जो स्टेट्स की सर्विसेज की बात की गई। और आर्टिकल किस से कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 330 तक जो हमारे यूपीएससी के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पार्ट क्या है और ये आर्टिकल्स क्या होता है, तो आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले जो है पार्ट आते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे आर्टिकल्स आते हैं। तो पार्ट की बात की गई है, तो पार्ट किस में है? पार्ट 14 में, और आर्टिकल 315 से लेके 323 में जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया है। जैसे हमारा, अगर एग्जाम्पल के तौर में दूसरा बताऊंगी, पार्ट 3 में क्या हमारे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल्स है जिसमें चीजें बताई गई है। तो ये इस तरीके से जो है पार्ट और आर्टिकल को ध्यान रखना है, किस पार्ट में है यूपीएससी, और किस आर्टिकल से कहाँ तक जो है मेंशन्ड है। और ये हमारी कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये हमारी, क्योंकि हमारे आर्टिकल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल देखो 315 से लेके 323 में जो इसकी बात की गई है। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल रखना आपने ध्यान, और पार्ट की सा पार्ट में जो है यूपीएससी मेंशन्ड है। फिर जो है नेक्स्ट बात करते हैं हम जो फर्स्ट चेयरमैन और करंट चेयरमैन की। पूछा जा सकता है आपका, जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सर रोस वर्कर। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के वो थे सर रोस वर्कर, ये याद रखना। और जो करंट चेयरमैन है हमारे वो है मनोज सोनी। फिर बात करते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। द आइडिया ऑफ यूपीएससी जो आइडिया था वॉज फर्स्ट डिस्कस इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम जो है इसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद जो 1926 में है, द फर्स्ट यूपीएससी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रोज वर्कर। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कौन है? सर रोज वर्कर। ब्रिटिश पीरियड के टाइम जो है यूपीएससी
क्या हुआ था, यूपीएससी का एस्टेब्लिश हुआ था, बनी थी 1926, याद रखना। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तो यूपीएससी बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑन कब, 26 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई गई, यूपीएससी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई 26 जनवरी 1950, याद रखना आपने। जबकि यूपीएससी हमारा पहले ही बन चुका था 1926 में, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारी जो यूपीएससी उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन क्या रहता है यूपीएससी का, तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो एक चेयरमैन होगा, अदर मेंबर्स होंगे, अदर मेंबर्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ही नहीं है कि कितने एग्जैक्ट कितने मेंबर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 9 से 11 के बीच में जो है मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। यूजुअली अबाउट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द एट लीस्ट 10 ईयर्स। और जो है, जो ये मेंबर्स होते हैं, जो ये चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है कि 10 साल का एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए। और कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो है 10 साल का एक्सपीरियंस ध्यान में रखा जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना। फिर आता है टेन्योर। टेन्योर कितना होता है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनका। तो जो चेयरमैन और मेंबर्स है उनका जो टेन्योर होता है 6 साल, और until the age of 65 years whichever is earlier। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ था जब हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें फाइनेंस कमीशन नहीं, शायद मैंने किसी एग्जाम में बताया था। फिर बात करते हैं हम, देखिए 6 साल और 65 एज ईयर्स। अगर मान लीजिए अगर 65 एज के नहीं हुए आप पहले ही मान लीजिए 6 साल आपको कंप्लीट नहीं हुए, आप 65 के हो गए हैं, तो आप क्या, आपका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में से जो भी अगर पहले हो जाता है तो आप जो है आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये टेन्योर रखना आपने याद, 6 साल, 65 ईयर एज। फिर बात करते हैं हम यूपीएससी के जो मेंबर्स है, जो चेयरपर्सन है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, उसके हटाने का प्रोसेस क्या है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड के आधार पर जो है उनको हटाया जाता है। हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना हटाने के लिए, ऐसे तो हटा नहीं सकते हम। तो सबसे पहला है मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन बोलते हैं हम, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी। अगर आप यूपीएससी के मेंबर है या चेयरमैन है, अगर आप बाहर, अगर आप प्रॉफिटेबल काम कर रहे हो आउटसाइड ड्यूटीज के, तो ये भी जो है नहीं माना जाएगा। दूसरा नेक्स्ट है कि मेंटल और फिजिकल इनकेपेसिटी, अगर आप फिजिकली और शारीरिक तौर से जो है फिजिकली और मेंटली तरीके से अक्षम है, तो भी जो है आपको पद से हटाया जाता है। फॉर मिसबिहेवियर, अगर आप मिसबिहेव करें तो प्रेसिडेंट रेफर द मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है मैटर। अगर आप मिसबिहेवियर कर रहे हो तो हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। किस आधार पर, मिसबिहेवियर। अगर मिसबिहेवियर है तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है। और बाकी ये सारी चीज होती है कि मेंटल और फिजिकली इनकेपेबल है, अगर बाहर, अगर पद के बाहर जो है वेतन वाला कार्य कर रहा है, वो आउटसाइड द ड्यूटी, तो ये चीजें जो है इस आधार पे जो है क्या किया जाता है, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हटाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो आर्टिकल 315 में क्या बात की गई है, यूपीएससी फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। अब यहाँ पे दोनों की बात कही गई है, यूपीएससी सेंटर में भी और स्टेट में भी, स्टेट पीसीएससी और यूपीएससी को बनाने की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 315 में। फिर उसके बाद करते हैं 316 की बात। आर्टिकल 316 में क्या बात की गई है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और टर्म, टेन्योर कितना होगा, जितने भी चेयरमैन और मेंबर्स है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, मैंने आपको बताया। और जो टेन्योर होता है वो 6 साल और 65 एज।
विच एवर इज अर्लियर, कोई इन दोनों में से कोई भी अगर पहले होती है। तो ये बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 315 316 में। तो ऐसे ही हम नहीं बता रहे ये, क्योंकि आर्टिकल में बताई गई है चीजें, तभी मैंने आपको पीछे सारा डिटेल में बताया। अब 317 आर्टिकल क्या कहता है कि रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे पद से हटाने की बात की गई है। मैंने बताया था आपको कि प्रेसिडेंट हटाता है मेंबर्स और चेयरपर्सन, किस आधार पर, मिसबिहेवियर के आधार पर। अगर कोई मिसबिहेवियर कर रहा है तो जो है उनको हटाया जाता है। फिर 318 आर्टिकल में क्या गया, दोनों को लेके चलना है, आपने ध्यान रखना है, स्टेट पीसीएससी स्टेट में भी और सेंट्रल यूपीएससी को भी, तो सबकी बात की गई है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 318 आर्टिकल। 318 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस। यहाँ पे बात की गई रेगुलेशन, अगर कोई रेगुलेशन रूल्स में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसकी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो सर्विसेज कंडीशन में अगर कोई चेंजेस करना चाहता है तो प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर आर्टिकल 315 क्या कहता है, 319 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑफिस। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर या चेयरमैन अगर यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, मेंबर बन जाता है, तो उसके बाद अगर उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसके बाद वह किसी भी अन्य रोजगार में जो है कोई भी रोजगार नहीं कर सकता। तो उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है, पद छोड़ने के बाद जो है अन्य रोजगार पर प्रतिबंध लगाना। तो इसीलिए अगर यूपीएससी का मेंबर्स अगर आप बन गए, चेयरमैन बन गए, तो उसके बाद आप बाहर काम नहीं कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 319 में बात की गई है। आर्टिकल 320 में क्या बात की गई, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 320 आर्टिकल में बताया गया कि फंक्शन क्या काम होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी का। तो ये बात की गई है 320 आर्टिकल। 321 आर्टिकल में क्या कहा गया, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे बात की गई है कि जो पावर है यूपीएससी के काम में उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके दायरे जो उसका जो काम है उसको जो उसका विस्तार किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात की गई आर्टिकल 301 की। आर्टिकल 322 में क्या क्या आ गई, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्सपेंसेस का क्या है कि भाई खर्च, जो भी यूपीएससी का खर्च होता है, स्टेट पीसीएससी का खर्च होता है, उसके रिगार्डिंग बात की गई है आर्टिकल 322 में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा है, इसमें ये क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू ही जो हमारा एक्सपेंस किया जाता है यूपीएससी का। और वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन है वहां यहीं से ही पैसे जाते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है हमारा, ये हमारा आर्टिकल जो फाइनेंस रिलेशन है उसमें मेंशन किया गया है। ये आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से याद रखना कि जो एक्सपेंस खर्च होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यहाँ से होता है। आर्टिकल 322 में बात की गई है। अब आर्टिकल 323 में क्या बात की गई है, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो रिपोर्ट है यूपीएससी की वो प्रेसिडेंट के पास दी जाती है, सबमिट करता है यूपीएससी प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट को, और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के में प्रेजेंट करता है रिपोर्ट को। तो ये थे हमारे जितने भी आर्टिकल है 315 से लेकर 323। किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है ये आपने ध्यान रखना है, और कौन से आर्टिकल में जो है बात कही गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। अब काम देखते हैं यूपीएससी का काम क्या होता है। सबसे पहले कंडक्टिंग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये क्या करता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम्स को। यूपीएससी सबसे मेन फंक्शन होता है कंडक्ट एग्जाम, रिक्रूटमेंट टॉप जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, जैसे हमारा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, तो ये एग्जाम कंडक्ट रहा है। एनडीए के एग्जामिनेशन कंडक्ट रहा है, सीडीएस के जो भी सीएपीएफ के एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। फिर आता है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस, रिक्रूटमेंट की भर्ती भी करवाता है यूपीएससी। रिक्रूट ऑफिस ऑफ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट डन थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन। आपको पता है जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो प्री मेंस और इंटरव्यू किया जाता है, तो ये कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें, मेरिट की बेस पे जो आपको अपॉइंट किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो ये काम किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट बात है एडवाइस ऑन रिक्रूटमेंट मेथड। अगर मान लीजिए रिक्रूटमेंट मेथड में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें एडवाइस यूपीएससी की एडवाइस देता है गवर्नमेंट को।
ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट, कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस भी मान लीजिए आप कोई भर्ती करा रहे हैं तो उसके लिए अगर चेंज करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोसीजर क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, उसके लिए एडवाइस देता है। फिर सिलेक्शन मेथड क्या होगा। दिस हेल्प मेंटेनिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसलिए किया जाता है ताकि मेंटेन की जा सके एफिशिएंसी को। फिर आता है प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अगर प्रमोशन के रिगार्डिंग जो है एडवाइस देता है यूपीएससी गवर्नमेंट को। अगर किसी भी ऑफिसर किसी भी पोस्ट लोअर पोस्ट को हायर पोस्ट में पे बेस्ड होता है रिक्रूटमेंट। प्रमोशन क्या होता है कि अगर आप लोअर पोस्ट पे है तो आपको हायर पोस्ट पे रिक्रूट किया जा रहा है, तो प्रमोशन हम उसको कहते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे, सीनियरिटी और मेरिट के बेस पे जो है प्रमोशन दी जाती है। फिर एक फंक्शन रह गया, फिर ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर। अब इसमें क्या यूपीएससी रेकमेंड करता है ट्रांसफर ऑफ ऑफिसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू सर्विस टू अनदर डिपार्टमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। अगर लग रहा है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये जो है रिकमेंडेशन सुझाव देता है यूपीएससी गवर्नमेंट को। फिर बात करते हैं डिसिप्लिनरी मैटर। मान लीजिए डिसिप्लिनरी मैटर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई काम कर रहा है, वो मिसकंडक्ट कर रहा है, उसने ऐसा काम कर लिया है जो अनुशासनहीनता पर बेस्ड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है यूपीएससी से रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ले। उससे क्या होगा, सस्पेंशन किया जाता है, उसको डिसमिस किया जाता है, उसको बर्खास्त किया जाता है और रिडक्शन किया जाता है उसकी रैंक में, क्योंकि उसने जो सेट ऑफ रूल्स है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। फिर आता है कंडक्टिंग इंटरव्यू। आपको पता है जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी कराता है। फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपको लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं। तो इंटरव्यू के थ्रू जो है व्यक्ति की जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उसको देखा जाता है। मान लीजिए अगर आप कहीं पे अगर डीसी भी लग रहा है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, प्रैक्टिकली आपको जो बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पास सामने सडन से आपके सामने कोई क्राइसिस आ गया, तो फिर उस टाइम पे जो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, तो वो चीज़ें आप में देखी जाती है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा लोअर लेवल से हायर लेवल तक, तो सारे व्यक्ति जो आपके पास आएंगे, तो आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि आप जो है हर चीज़ को संभाल सको। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, किसी बात कोई अगर आप बात कर रहे हो, फिर उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप मान लीजिए डीसी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपको क्या करना है, लीड करना है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए एक सडन से आपके पास ऐसा क्राइसिस आ गया, तो आप जो है उस समय अगर आपको डिसीजन लेना है, तो आप जो है डिसीजन ले सके और सही डिसीजन ले सके। तो ये चीज़ें जो है इंटरव्यू में देखी जाती है आप में। तो ये कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। फिर आता है फ्रेमिंग रिक्रूटमेंट रूल्स। अगर रिक्रूटमेंट भर्ती से रिगार्डिंग जो है रूल्स चेंज करने होंगे, तो उसमें हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए, मॉडिफाई करता है रिक्रूटमेंट, तो यूपीएससी उसमें काम करता है। फिर आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने कहा था आपको आर्टिकल 330 में जो बात की गई है, एनुअल रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। तो ये जो है काम है यूपीएससी की फंक्शन। तो ये हमारा पूरा यूपीएससी था कि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ली है, आपको समझ आ गई होगी। फिर बात करते हैं स्टेट पीसीएससी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो फुल फॉर्म है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि दोनों की बात की गई है साथ में, 315 में दोनों की ही बात की गई है। ये ध्यान रखना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैंने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा था मुझे लगा कि यूपीएससी से रिगार्डिंग है, जब डिटेल में पढ़ा तो स्टेट पीसीएससी भी उसके साथ ही है। फिर उसके बाद ये क्या एग्जाम कंडक्ट कराती है, रिक्रूट करती है कैंडिडेट्स के फॉर अ स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल से रिलेटेड है और जो यूपीएससी है वो सेंट्रल लेवल से। अब कंपैरिजन करेंगे हम दोनों का ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो स्टेट पीसीएससी मान अब, और हर स्टेट के जो है स्टेट पीसीएससी अलग अलग होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल एचपीपीएससी, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एचपीपीएससी आ गया। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करिए, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश का। इसी तरीके से जो है पंजाब का अलग से होगा, उसके बाद हमारा हरियाणा का अलग से होगा। तो हर स्टेट का अलग अलग जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है।
तो जो हमारा HPSCC को हम ज़्यादा फोकस्ड करके लेके चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। आपको पता है HPPSC क्या करता है? जो भी आप एचएएस के एग्ज़ाम देते हैं वो कंडक्ट कराता है। फिर जो तहसीलदार बीडीओ के एग्ज़ाम, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये जो है स्टेट लेवल की जो सर्विसेज होती है उनको जो है उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्ट 14 याद रखना आपने, 315 से 323 में ही जो इसका मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका कॉम्पोजिशन की, वन चेयरमैन और अदर मेंबर्स। अब यहाँ पे डिफरेंस है, अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, जो भी चेयरमैन और जो मेंबर्स है अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है स्टेट पीसीएस में, पर सेंटर में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर्स और चेयरमैन को। फिर अपॉइंटमेंट यहाँ मैंने पूरा डिटेल में बताया कि अपॉइंटमेंट चेयर जो गवर्नर करता है। और जो टेन्योर है 6 ईयर और अंटिल द स्टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, एज 65 जो एज थी वहां पे 65 थी, यहाँ 62 है, 6 साल दोनों का सेम है। ये यहाँ से ये आपको कंपैरिजन करके ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा याद रख सके आप। सेंटर स्टेट, सेंटर में 65, स्टेट में 62। तो टेन्योर हो गया। नेक्स्ट है रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे गवर्नर नहीं हटाता, प्रेसिडेंट ही हटाता है। जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स है उनको किस ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी और फिजिकल और मेंटली इनकेपेबल अगर है, कैपेसिटी है, अक्षम है वो व्यक्ति, तो उस आधार पर जो है हटाया जाता है। फिर आता है फंक्शन, कंडक्ट स्टेट लेवल एग्जाम। मैंने कहा कि स्टेट लेवल के एग्जाम, एचएस के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है ये। फिर आता है हमारा तहसीलदार के एग्जाम। फिर उसका आता है असिस्टेंट, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देते हो, तो वो सारी चीजें एक्सेट्रा इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर बताया। स्टेट लेवल पे रिक्रूट्स कैंडिडेट फॉर स्टेट सर्विसेज के लिए रिक्रूट करता है, एडवाइस देता है गवर्नर को रिक्रूटमेंट मैटर के रिगार्डिंग, एडवाइस देता है प्रमोशन और ट्रांसफर के रिगार्डिंग, डिसिप्लिनरी मैटर अगर कोई अनुशासन हीन अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो डिसिप्लिनरी मैटर को ध्यान में रखता है, मतलब उसको हैंडल करता है। कंडक्टिंग इंटरव्यू, अगर मान लीजिए आप एचएस का एग्जाम क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो, तो इंटरव्यू कंडक्ट कराता है स्टेट पीसीएससी हमारा। तो ये फंक्शन थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दिया है ताकि आप थोड़ा क्लियर हो जाए। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस, आगे आप स्टेट लगा लेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, तो इसके आगे लगा लेना। फिर ये जो वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको, इसमें जो है मेंबर्स और चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करता है। टेन्योर रखना याद 65 ईयर्स है। और एज की बात करें 62, 6 साल तो दोनों का कॉमन है, 6 साल, और यहाँ भी 6 साल। फिर आता है नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे होगी। तो यहाँ से क्लियरिटी और हो जाएगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। यू सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने बताना है कि किस पार्ट में मेंशन है। ऑप्शन ए है पार्ट 10, ऑप्शन बी है पार्ट 12, ऑप्शन सी है पार्ट 14, ऑप्शन डी है पार्ट 15। तो इसका पहले आप खुद पॉज करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, देखना। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 14 में मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल्स डील विद द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। अब इसमें बताया कि आपने बताना है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी किस आर्टिकल से डील करता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 300 से लेके 310 तक, ऑप्शन बी है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, ऑप्शन सी है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ऑप्शन डी है आर्टिकल 280 से लेके 290 तक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 315 और 323 तक। ये मैंने डिटेल में बताया, ये आप कभी नहीं भूलोगे। कहीं भी अगर यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं हमारे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चाहे वो मेंबर्स हो, उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द मैक्सिमम एज ऑफ यूपीएससी चेयरमैन इज। ऑप्शन ए है 60 साल, ऑप्शन बी है 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 65 ईयर्स, ऑप्शन डी है 70 ईयर्स। तो आपने बताना है
यूपीएससी के चेयरमैन मैक्सिमम एज। तो यूपीएससी के चेयरमैन की जो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 65 एज। अब स्टेट का कितना है 62। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है ताकि आप क्लियर रह सको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 करते की बात करते हैं, द मैक्सिमम एज ऑफ स्टेट पीसीएस। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने ये भी डाल दिया है ताकि आप और ज्यादा क्लियर हो जाए। ऑप्शन ए है 60 साल, ऑप्शन बी है 62 ईयर्स, ऑप्शन सी है 65 ईयर्स, ऑप्शन डी है 68 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है 62 ईयर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूपीएससी। किस आर्टिकल में बताया गया है फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन ऑफ यूपीएससी के बारे में। तो आपने मुझे बताना है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 320 आर्टिकल में मैंने आपको बताया था 320 में जो है क्या बात की गई है, फंक्शन की बात की है। 23 में रिपोर्ट की बात की गई है। फिर उसके बाद और क्या है, तो ये ध्यान रखना 15 क्या बोलता है, 17 क्या बोलता है, ये आप रिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यूपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट। किसको सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर इसको इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है पहले प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट सबमिट करता है, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट प्रेजेंट करता है। तो पार्लियामेंट तो इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु कैन रिमूव द चेयरमैन एंड यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो रिमूव कौन करता है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है प्रेसिडेंट करता है रिमूव ऑन द बिहाफ ऑफ मिसबिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑप्शन डी है जुडिशियल बॉडी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमारे 315 आर्टिकल्स लेके 323 में बात की गई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि मैंने आपको यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीसीएससी के बारे में डिटेल में बताया, आप समझ चुके होंगे क्या है क्या नहीं है चीज़ें, तो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम जो अगर आप यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीसीएससी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए सब्सक्राइब करें। और जितने भी इम्पोर्टेंट जो बॉडीज है स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, हम वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो है हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में कॉम्पोजिशन क्या है और जो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का उसको पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।